वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ टा स्टोरीज। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो ना ही सिर्फ एक सोशल वर्कर है बट एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है जो गोदी रोड दाहोद के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर लक्ष्मण राज गौड़। थैंक यू, नमस्कार। सर आपका हमारे दर्शक को आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप? जी, मेरा नाम लखन राजगौर और पूरा नाम है लक्ष्मण लालाभाई राजगौर और मैं दाहोद नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में 2 टर्म से काउंसिलर। मेरी पॉलिटिक्स में शुरुआत बहुत सालों पहले हुई थी। उसमें मेरा यहाँ पे गोदी रोड पे एसटीडी पीसीओ था और साथ में टेलरिंग की दुकान थी जिसमें मैं टेलरिंग का काम करता था और एसटीडी पीसीओ चलाता था। मेरे बगल में ही यहाँ के गोदी रोड के पूर्व काउंसिलर महेश भाई देसाई, जो पूर्व प्रमुख भी है, वो मेरे यहाँ बैठते थे। उस हिसाब से वो बैठने पे उनकी बैठक काफी घंटे तक रहती थी। एसटीडी पीसीओ था और उस जमाने में टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी, तो इनको फोन करने के लिए या फोन आने के लिए मेरा नंबर दिया जाता था और यहाँ से ही एक कंप्लेन के लिए किसी को भी सूचना वगैरह देते थे, वो मेरे टेलीफोन से देते थे। वहां से बैठक हुई। वो बैठते बैठते कुछ चीजें ऐसी होती थी मेरे सामने, तो मैं महेश भाई को सजेस्ट करता था कि सर आप ऐसे जवाब दे रहे हो, उसकी जगह पे ऐसा करो तो ठीक रहेगा। तो कुछ समय उन्होंने वो चालू किया। फिर मुझे पूछने लगे कि ये ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं सजेस्ट करता था। फिर एक अच्छी मित्रता हुई हमारी। तो उनके पॉलिटिक्स में सुझाव के बारे में मेरा बहुत काफी कुछ रोल रहा और वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उसके बाद उनका सारा मॉनिटरिंग करना वो मैंने किया और उस हिसाब से कि उनकी बैठक थी और मेरा काम धंधा कारोबार भी चलता था, तो उस उसके साथ साथ मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। अच्छा। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय से जुड़ा था। उसके बाद महेश भाई का टर्म पूरा होने के बाद मेरे बड़े भाई है जीवन भाई राजगौर, उनको यहाँ से टिकट मिला था। उस टाइम गोदी रोड के 2 भाग हुए थे, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में जीवन भाई को मिली और 1 नंबर में महेश भाई ने भी दावेदारी की थी। उस टाइम किसी कारणवश वो हार चुके थे और मेरे ब्रदर वो जीत गए थे। तो उसके बाद वही ट्रिक से मैंने मेरे ब्रदर का काम चालू किया। मेरे ब्रदर भी 2 टर्म काउंसिलर रहे, उनका भी सारा कामकाज संभालता था। मुझे काफी कुछ नॉलेज था और मैंने पार्टी के बारे में, काम की सिस्टम क्या होती है, कैसे काम करवाया जाता है, कैसे पब्लिक को संतोष दिया जाता है, वो सारा मैं तैयार हो चुका था। जीवन भाई की इच्छा हुई कि अब मुझे नहीं लड़ना है, तो उसके बाद मैंने पार्टी में मैंने आवेदन किया कि भाई मुझे लड़ना है यहाँ से। अच्छा, तो आपकी एंट्री ऐसे हुई कि आपके भाई पहले थे, फिर वो हटे तो जी, आपने। जी, जी। और उसके बाद एक कार्यकर्ता के रूप में मैं था ही पार्टी के पास, तैयार हुआ कार्यकर्ता, तो मुझे चांस मिला। उस टाइम परिस्थिति वो हुई थी कि गोदी रोड वार्ड नंबर 1 और 2 में कुछ सीमांकन से फेरफार हुए थे। तो उस फेरफार में वार्ड नंबर 1 में से मुझे टिकट मिला गया। तो उस फर्स्ट टाइम तो मुझे लोग जानते भी नहीं थे क्योंकि मैं 2 नंबर का कार्यकर्ता था और 1 नंबर में मुझे आना था। तो काफ़ी कुछ मेहनत से उस टाइम जीत पाया मैं। और उसके बाद जैसे-जैसे मतलब एक पॉलिटिक्स में एक ऐसा होता है कि मुझे कहाँ से वोट मिले और कहाँ से नहीं मिले। जनरली ये लोगों की सोच होती है। हाँ। कि नहीं मिले उसका काम तो थोड़ा उनको भी एहसास करा के किया जाए। मैंने वो सिस्टम को पूरी हटा दिया कि कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले। मेरी पार्टी का एक सिद्धांत है, जब हम कार्यकर्ता बनते हैं, तो हमारे संविधान होते हैं। हमारी पार्टी ये बोलती है कि उस वोट बैंक की राजनीति में नहीं जाना, सिर्फ पब्लिक का काम करना। उसमें चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमारे दायित्व ये बनता है कि हम हमारे पास आया है उसका काम करो, हमारे पास नहीं आया है, हम उस वार्ड में घूम रहे हैं, जो वार्ड ने हमने हमको दायित्व दिया है, काउंसलर बना के वहाँ पहुँचा है, प्रथम नागरिक बना के वहाँ पहुँचा है, उनके सारे प्रश्नों का हमको वहाँ काउंसलिंग ही करना है वहाँ जाके। उन प्रजा के हित में जो प्रजा की प्रॉब्लम है वो हमको वहाँ जाके बोलना है, उसीलिए प्रजा हमको भेजती है। तो उस सिस्टम से मैंने काम चालू किया और हर जगह पे कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ और कितना अच्छा कर सकता हूँ, वो मेरी पहले दिन से वो सिस्टम रही कि हमारे यहाँ आता है कम से कम वो संतुष्ट होके जाए। ये मेरा पहले से ये सिद्धांत है और उस हिसाब से चलता गया। आने
आगे चलते चलते मेरी फर्स्ट टर्म में जो कोरोना काल आया, हाँ। तब तक ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा कोई माध्यम नहीं था कि हम हमारी बात पहुंचा सके या, और मैं आपको बोलूं कि मुझे तो ये जरा भी जानकारी नहीं थी। वो अकाउंट फेसबुक पे बने हुए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं था। जब ये कोरोना काल आया उस टाइम लॉकडाउन हुआ, पब्लिक घर से निकल नहीं रही थी, पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना, बहुत सारी अफवाहें आती थी, और उस टाइम सोशल मीडिया का समझो कि एक उदय हो रहा था धीरे धीरे। ये जरूर हो लोग रहा था। बिल्कुल फ्री थे, घरों में थे, तो सोशल मीडिया से बहुत उसमें उभर रहा था। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब एक माध्यम बन गया था कि लोगों तक जानकारी कैसे दी जाए, कौन से हॉस्पिटल पे क्या परिस्थिति है, यस। क्या कैसे करो, कोरोना से बचने के लिए क्या किया जाए। तो उस दरमियान मैंने एक वीडियो से शुरुआत की थी मेरी, कि लोगों को एक जानकारी देना, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं काउंसलर होने के नाते मुझे पास मिला था, तो मैं उस पास के जरिए फिर हमारा एक सोशल ग्रुप गोदी रोड पे चलता है, जय माता जी ग्रुप करके, वो सारे मेंबरों के हमने पास लिए थे। उसके बाद हमने एक सर्वे किया था कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए थे। जो मध्यम वर्गीय इंसान है उसको एक सिस्टम बनी हुई थी कि भाई हमारे पास आवक है, उस हिसाब से हमने घर की सारी चीजें बसा रखी है। जैसे मध्यम वर्ग का इंसान है, अपनी खुद की बाइक लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, टीवी लेगा, वो सारे इंस्टॉलमेंट पे होते हैं। और प्राइवेट कंपनी में नौकरियां थी, कई प्राइवेट कंपनियों ने उस कोरोना काल के पगार देना बंद किए थे। और इस पोजीशन में जीने वालों के पास अपनी खुद की बचत घरों में नहीं होती, जो थोड़ी बहुत होती है वो उस समय खर्च हो जाने के बाद वो लोग बिल्कुल दुखी थे। और मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जो किसी को बता नहीं सकता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर किसी को बोलेगा तो बोलेगा इसके घर पे बाइक है, कलर टीवी है, घर में वॉशिंग मशीन है, और ये कैसे पैसे मांग रहा है, तो ये फ्रॉड होगा। ऐसा सर्वे करने के बाद मैंने मेरे पास क्या बचत थी वो देखा, और मैंने स्टार्टिंग में 100 किट बनवाई थी, जिसमें आटा, दाल, चावल, और टोटल मतलब किराने का सामान कि जो 1 महीना एक छोटी फैमिली को चल सके। और उसके बाद मैंने भेजना चालू किया, ना कोई वीडियो, ना कोई फोटोग्राफी, सिर्फ दरवाजा मेरा इंसान खटखटाएगा, खुद मैं भी गया हूँ, उसके दरवाजे पे रखेगा, मेरा नाम लिखा, उन्होंने भेजा, एक छोटी-सी मदद है, और वहाँ से निकल वो चलने के बाद लोगों के फीडबैक आने लगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस टाइम मैंने महसूस किया। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखावा है, वो दिखावा नहीं होता। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैंने उसकी अपील की है कि मैं ये इतने लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है मेरे जैसे हज़ारों लोग घर में बैठे हैं जिनको ये चीज़ करनी है, पर वो कैसे करनी है पता नहीं है। तो ये देखने के बाद इसी गाँव में से कई संस्थाएँ, कई लोग आगे आए कि जिन्होंने अपने-अपने विस्तार में ये देना चालू किया, मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसको मैंने स्टार्टिंग सोशल मीडिया में मैंने सामान रख के एक वीडियो रखा था कि ये मेरे वार्ड में मैं ऐसे लोगों को तक ये पहुँचा रहा हूँ। और बड़े लोगों से या जो भी ये कार्य करते हैं उन लोगों से अपील है कि आप लोग भी ऐसा करिए, और पूरे दाहोद में ये सिलसिला चालू हुआ था। उसके बाद वो फ़ेज़ के बाद दूसरा फ़ेज़ आया, जब बहुत पैनिक समय था और लोग मरे हुए। उस टाइम लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे। उसके लिए रात-रात भर मैंने मेहनत की है, झायडस में कई बार मेरी हॉस्पिटल से रक्षक भी हुई, बहुत सी मगजमारियाँ हुई, पर मैंने हो सकता है उतने लोगों को बचाने का प्रयास किया, और कई लोग बचे। उसमें से कई नाम भी है ऐसे कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 45 के आसपास था, और मैं उनके तक गया हूँ। कई जगह पे ऐसे मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ोन आए कि हमको 24 घंटे हो गए, कोई पानी देने नहीं आया, हम ये हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। तो मैं वहाँ तक पानी देने भी रात को 2 बजे गया। कई जगह पे ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पास के बेड में इंसान मर गया है, और उसकी फैमिली को वहाँ नीचे ऐसा बताया जाता था कि वो सही सलामत है और आराम से है, आप बैठो। कई लोग उनके साथ तो नहीं रह सकते थे, बाकी हॉस्पिटल के बाहर बैठते थे। और वो डेड बॉडी पड़ी हुई डेड बॉडी है, वो आदमी ज़िंदा नहीं है, फिर भी उनके घरवालों को ये बताया नहीं जाता था कि आंकड़ा बढ़ जाएगा, ऐसी सिस्टम भी चलती थी। उस टाइम पे जाके उनको उजागर करना,
उन लोगों को जो भी हेल्प है करना, और डेड बॉडी जलाने के लिए पूरी टीम मुस्लिम समाज की लगी थी, हिंदू समाज की भी लगी थी। वहाँ पे लकड़े खत्म हो गए, ऐसी परिस्थितियाँ थी, इतनी डेड बॉडियाँ रोज़ जलती थी। वहाँ पे भी जो हेल्प हो सके वो की, और वीडियो के माध्यम से कई जगह पे मैंने कैंप भी करवाए कि आप पॉजिटिव हो तो मेरे यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम, वो मेडिकल की टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। तो वो टीम लगा करके भी चेक करते थे, और चेक करने के बाद जो पॉजिटिव आते थे, उनको सबको मैं बोलता था कि आप अपनी टू व्हीलर चला के आए हो, तब तक आपको पता नहीं था। पॉजिटिव आने के बाद ज़रा भी घबराइए मत, आपके घर जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए। वहाँ आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत लगेगी, ये मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन करिए, आपके घर चीज़ पहुँच जाएगी। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया में जो आप बता रहे हो, उस हिसाब से वहाँ से मैं ज़्यादा आया। उसके बाद मुझे भी लगा कि भई एक अब ये माध्यम ही बन चुका है, लोगों के पास टाइम है नहीं। तो पब्लिक का जो भी काम करना है उसको भी मैं दिखाता हूँ, और कोई अपील हो नगरजनों को करनी तो वो भी मैं बोलता हूँ, और त्योहारों की शुभेच्छाएँ भी देता हूँ। वो सारा काम सोशल मीडिया पे होता है। बहुत बढ़िया। काउंसलर का दायित्व ये होता है कि हम जिस वार्ड से चुन के गए हैं, हमारे वार्ड में जैसे प्राथमिक सुविधा, नल, पानी, नल, गटर, पानी, लाइट और सफाई, ये प्राथमिकता हमारी ये होती है। उसके बाद हमको हर सोसाइटी में नए क्या आयोजन कर सकते हैं, कहीं रास्ता टूटा हुआ है, या वार्ड के लिए क्या नया कर सकते हैं, या कहाँ से नई सरकार में से जो स्कीम आ रही है, तो उसको हम हमारे वार्ड में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारा दायित्व होता है। और उसमें अगर सफल मेहनत करो, तो परिणाम भी मिलता है, सरकार की ओर से कोई कमी रहती नहीं है। जैसे कि स्मार्ट सिटी दाहोद में आया, तो अपना वार्ड नंबर 1 है। तो जिस टाइम फर्स्ट मीटिंग हुई, उस टाइम सबको बोला गया कि भाई स्मार्ट सिटी में इतने काम आने वाले हैं। कौन क्या काम करवाएगा, किसकी कहाँ पर ज़रूरत है, वो आप लोगों को तय करना है और आप लोगों को बताना है। सबसे फर्स्ट गोदी रोड पे गैस लाइन वार्ड नंबर 1 में पूरे सिटी से पहले मैंने चालू करवाई। हमारे यहाँ 700 के ऊपर कनेक्शन हो गए, उसके बाद बाज़ार की ओर या दूसरे वार्डों में चालू हुआ। स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन, उस टाइम मेरा चुनाव था। स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डलने से सारी सोसाइटी और सारे अपना मेन रोड, वो सारा खुदने वाला था। और उसमें कई दूसरे वार्डों में ऐसा हुआ कि नहीं, हम हमारे यहाँ तो सामने इलेक्शन है, हम नहीं खोलने देंगे। मैंने ये बोला कि मैं विकास का काम कर रहा हूँ और लोगों को ये काम मुझे देना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम चालू होने चाहिए। वो भी फर्स्ट मैंने चालू करा। उसके बाद भूगर्भ गटर योजना, उसके सारे कनेक्शन करवाने थे, जिसको गटर मुक्त दाहोद करना था, वो स्मार्ट सिटी का काम था। उसमें सबसे पहले गटर मुक्त गोदी रोड मैंने करवाया। और ये सारे काम मैंने चुनाव की कोई चिंता करे बगैर मेरे चालू चुनाव में पूरा गोदी रोड मेन रोड खुदा हुआ था, और लोग बाग वोट डालने गए, और मैं सारे सिटी में, सारे पूरे नगर में सबसे हाईएस्ट वोटों से मैं जीता हूँ। तो लोग बाग काम को पसंद करते ही हैं। ये तो आपने अभी हमें बताया वो था कि काउंसलर क्या-क्या करता है। अभी कभी ऐसा रहता है आपके पास लोग ऐसा काम लेके आते हैं कि जो काउंसलर का काम नहीं होता है और फिर भी आप उनको कुछ रास्ता निकाल के देते हो? जी, जी। उसमें ऐसा होता है, पहले तो आपके घर की मतलब पूरी सोसाइटी की या एरिया की लाइट बंद है, तो उसमें वो एमजीवीसीएल में या जीबी बोर्ड में फ़ोन नहीं करता, वो सीधा फ़ोन मुझ पे आता है कि हमारी लाइट बंद है, कब तक आएगी? तो वो उन लोगों के बदले मुझे वहाँ पूछना पड़ता है और टाइमिंग लेना पड़ता है कि क्या फ़ॉल्ट है, क्या नहीं, और सामने इनको जवाब देना पड़ता है कि हाँ भाई, ये लाइट का ये प्रॉब्लम हुआ है, टीसी बदल गया है या टीसी जल गया है, फिर ट्रांसफ़ार्मर पे लंगर जो होते हैं वो हाँ। टूट गया है, तो वो इतनी देर में गाड़ी आएगी, इतनी देर में सोल्व होगा। कई बार तो कई बच्चों की एग्ज़ाम चल रही होती है, या कहीं होम टू वर्क करते हैं, उनका नेट बंद होता है, उनके लिए भी काफ़ी फ़ोन आते हैं कि आप प्लीज़ हमारे लिए भी इतना करो, जल्दी चालू करवाओ। तो उस विषय पे जो भी मदद होती है वो करता हूँ, और हो जाता है। अच्छा, मतलब वो एक काउंसलर का वर्क नहीं होता नहीं, फिर भी वो काउंसलर का काम ही नहीं है। दूसरी ऐसी चीज़ें पुलिस स्टेशन की आती है कि किसी के यहाँ चोरी हुई है तो भी हमें जाना पड़ता है, और पुलिस को बुलानी पड़ती है। उनके जो भी है उनके लिए साथ में खड़े रह के उनकी एफआईआर हो, या चोर पकड़ा है वहाँ तक उसके लाइजनिंग में रहना कि भाई क्या हुआ सर, इसमें कहाँ तक पहुँची तपास,
वो क्या हुआ, छोटा इंसान है, मर जाएगा, उनका इतना गया है, ये सारी चीजें आती है। कहीं चोरी भी होती है तो भी जाना पड़ता है, कहीं किसी को हॉस्पिटल में, जैसे कई बार मैंने कैंप किए अपने प्रधानमंत्री आयुष्मान का, पीएमजेवाई कार्ड का, ये ओके। मेरे ऑफिस में मैं ऐसे कैंप करता हूँ जो सरकार की स्कीम आती है। अच्छा। जैसे रेशन कार्ड का हुआ, उसका ई-केवाईसी करवाना था, उसके भी मैंने कैंप किए। मैंने कोरोना में वैक्सीनेशन के सबसे हाईएस्ट कैंप किए और उसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। सबसे ज़्यादा कैंप किए और यही रमज़ान का पाक महीना था, उस टाइम भी कोरोना चालू था। तो रोज़ा छोड़ने के बाद रात को 9 से 2-2 बजे तक मैंने लोगों को वैक्सीनेशन करवाया मेरे ऑफिस पे। ये भी सारे कैंप किए हैं उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया के बाहर की होती है, पर लोगों की अपेक्षाएँ होती है कि इनसे ही ये काम होगा, तो यहाँ तक फ़ोन आता है और वो करना। अच्छा, अभी आपके पास कोई ऐसा कंप्लेंट आता है जो आपके हाथ में नहीं हो? जैसा कि ऐसा कोई सेंट्रल लेवल का कुछ ऐसा कोई, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? या उसका समाधान आप कैसे निकालते हो फिर वो चीज़ देखिए, का? ऐसा कुछ हुआ है हाँ, अगर? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो जैसे हमें बताइए। जैसे कि कभी कोई ट्रेन, उसका स्टॉपेज नहीं है, तो उसके लिए भी हमें बोलते हैं कि ये ट्रेन को दाहोद में रुको, आप सरकार में हो, आप कुछ भी बोलो। तो उसके लिए उनका बोलना भी वाजिब है कि भई उन्होंने तो हमको चुन के भेजा है, उनके वती हमको जो भी जहाँ बोलना है, तो वो हमें हमें बोलना है। सरकार जिस सरकार का दायित्व पूरे भारत देश में हमारी सरकार कर रही है, तो उसके उस सिस्टम का हम भी एक छोटा-सा हिस्सा है। हाँ। तो हम उस सिस्टम को सिस्टम तक ले जाने के लिए जो भी बनता है वो करते हैं। उसके लिए हमें हमारे सांसद श्री को बोलना पड़ता है, तो हम सांसद जी को बोलते हैं। सांसद जी वहाँ पार्लियामेंट में बोलते हैं, रेल मंत्रालय से संपर्क करते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है। काफ़ी कुछ ट्रेनें रुकना, ये अपने गोदी रोड पे जो टिकट बारी है, उसके लिए भी हमारे सांसद जी का ही बहुत-बहुत धन्यवाद है कि हमारी रजूआत हुई थी कि सर यहाँ पे एक टिकट बारी चाहिए, गोदी रोड से लोगों को रेलवे स्टेशन जाना बहुत भारी पड़ता है। तो उन्होंने करीब 6 महीने में उसको लागू करा और अपना यहाँ से पार्किंग भी दिया, टिकट बारी भी दी और आने वाले टाइम में रेलवे स्टेशन इंदौर का जो प्लेटफ़ॉर्म है अपना गोदी रोड साइड ही बन रहा है और काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमारे कुछ परेशानियाँ वहाँ आती है। एक कोई विस्तार में पानी कम जा रहा है या कोई सोसाइटी नहीं बन गई। वो सोसाइटी नहीं बनी है, वहाँ वोटर्स तो हमारा ही गया है वहाँ रहने। जो यहाँ रहते थे उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने दूसरा मकान लिया या कोई अपना ही मतलब जो इस परिवार में से ही जो बढ़ते हैं, वही यहाँ पे आजू-बाजू में ही मकान लेते हैं या सोसाइटी नहीं बनती उसमें लेते हैं। अब उस नई सोसाइटी के लिए ये सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करना वो हमारे लिए कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो नया विस्तार है, वहाँ पानी की लाइन देनी होती है, गटर की लाइन देनी होती है। सरकार में से ऐसी हर स्कीम की एक ग्रांट आती है, उसमें काम के आयोजन होते हैं। अब जो बोर्ड अपना है, जो था, वहाँ तक के आयोजन तो हम कर रहे हैं, पर ये जो नया बढ़ता है, उसमें पब्लिक तो अपनी ही है, उसके लिए संतोषकारक जवाब भी देना है। फिर उस काम को मंजूर करवाने के लिए हमारी एक सिस्टम होती है कि हमने दिया तो उसका पहले तो उसका माप तय किया जाता है, गवर्नमेंट के इंजीनियरों के द्वारा वो चीज़ देखी जाती है, उसका माप होता है, उसका बजट तय होता है, कि इतने बजट में होगा। उस बजट के आधार पे वहाँ मंजूरी में जाता है। वो उस वहाँ से तांत्रिक मंजूरी बोलते हैं और वहीवटी मंजूरी बोलते हैं। वो दोनों मंजूरी होके आती है, फिर हमको सरकार में से ग्रांट आती है। उस ग्रांट को हम जो मंजूर हुए काम है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये प्रोसेस में काफ़ी कुछ समय लगता है और लोगों को हम जैसे बोला है उसके तुरंत बाद या महीने बाद वो काम नहीं कर पाते हैं, उसमें संतोष देना थोड़ा कठिन होता है। वो पब्लिक को समझ में नहीं आता है। उनको तो ऐसा ही रहता है कि भई ये काम बोला क्यों नहीं हुआ? जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, स्ट्रीट लाइट है वो बंद हुई, तो रात को ही कंप्लेन आई कि हमारे यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद है, त्योहार चल रहे हैं, हमको आने-जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, हम कल देखेंगे। सुबह में मैं जब वहाँ पे बोलता हूँ, लिखवाता हूँ कि भई हमारे विस्तार में ये लाइट बंद है। उसके पहले 25-50 100 लाइट की कंप्लेंट ऑलरेडी उस व्यक्ति के पास होती है, जो हमारा नगर पालिका का टेक्नीशियन है। एक टीम तय होती है नगर पालिका की कि 15 जने या 25 जने, जो 3 गाड़ी है वो लेके हर वार्ड में निकलते हैं। उनसे जो पूरे दिन में
25 लाइट 50 लाइट उनका जो भी कोशिश रहती है ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम कर सके उतनी रिपेयर करते हैं। पर वो दूसरे दिन मैं संतोष नहीं दे पाता उसको कि वो लाइट हो जाएगी। हाँ, मैं बोलता जरूर हूँ कि ठीक है, मैं बोल देता हूँ कल हो जाएगी। उसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है। फॉलो पर करना पड़ता है। उसमें जो कंप्लेनर है उनको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि इनका कोई ध्यान नहीं, पर ये हमारी मजबूरी होती है। ऐसा होता नहीं है, एक सिस्टम से ही काम होता है। हाँ, स्टेप उसी हिसाब से भूगर्भ गटर हुआ कि गटर कहीं से जाम हुई है और पानी चैम्बर से बाहर जा रहा है, तो उसकी एक नगर पालिका के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जाती है कि एक एजेंसी को उसका मेंटेनेंस काम दिया जाता है। उस एजेंसी के पास भी पूरी सिटी के लिए 10 या 12 जनों का स्टाफ होता है और 2-3 गाड़ी होती है। अब कभी किसी की रात को 8-9 बजे के बाद वो चैम्बर जाम हुआ, हो सकता है उनके घर में भी पानी का प्रॉब्लम होता है, बाथरूम वॉशरूम में से पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, उसकी कंप्लेन आएगी, तो मैं उस एजेंसी को बताऊंगा। वो एजेंसी सुबह में 10 बजे तक उनके वर्कर आते हैं, 10 बजे का उनका टाइम होता है, वो आएगा वहां तक। उनको संतोष देना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उनके उतने टाइम में भी 10-12 फोन आ जाते हैं कि अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक कोई आया नहीं। हाँ भैया कर रहे हैं, हम उनको तो बोल नहीं सकते कि हमें ये सिस्टम में, हाँ भाई आ रहा है वो निकल गया है, ऐसा एक चलाना पड़ता है, पर वो वहां पे संतोष देने में थोड़ी कमी रहती है। तो लखन भाई, अभी किसी प्रजा में से किसी को कांटेक्ट करना हो, काउंसलर को, या दूसरे वार्ड में किसी काउंसलर को कांटेक्ट करना हो, या नगर पालिका में कंप्लेंट करनी हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब कोई फोन नंबर, ईमेल रहता है, या वो कैसे करेगा व्यक्ति? नहीं, ऐसा है कि जो वार्ड है उसमें 4-4 काउंसलर हैं। अपने वार्ड में काउंसलर जो है उनको ही कंप्लेन तो की जाती है, और अगर काउंसलर नहीं सुनता है तो फिर नगर पालिका प्रमुख को बोला जाता है, और नगर पालिका प्रेसिडेंट का नंबर वैसे सोशल मीडिया पे लाइव होता ही है। नगर पालिका के अंदर ईमेल या वो सरकारी पर्सनल कामकाज के लिए होता है, ऐसा पब्लिक कंप्लेन के लिए तो अभी तक ऐसा कोई किया नहीं है। पर हाँ, नगर पालिका के वहां जाकर के आप किसी भी वार्ड के सिर्फ आपको लिखवाना है आपके मोबाइल नंबर के साथ, तो वहां पे कंप्लेन सीधी प्रमुख के पास, चीफ ऑफिसर के पास जाती है, और तुरंत ही उसका फीडबैक आपको मिलता है कि ये काम आपका कब हो जाएगा, या टीम भेज दी गई। ओके। लखन भाई, जैसे अभी युवा है, उसको सब पता है कि भाई पार्लियामेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मगर यहाँ पे जो नगर पालिका में लोकली क्या रहता है, जो भी आपने बताया कि ऐसे ऐसे ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑफिसर होते हैं, तो उसका थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए हमारी जनता को। देखो, नगर पालिका में अभी फिलहाल हमारे दाहोद में 9 वार्ड हैं। एक वार्ड में से 4 काउंसलर होते हैं, 36 काउंसलर हैं टोटल, उसमें 18 महिलाएं हैं और 18 पुरुष हैं, ठीक है। और हर एरिया में 4 काउंसलर होते हैं, और उसके बाद नगर पालिका में प्रेसिडेंट होता है और विविध समिति के चेयरमैन होते हैं, जैसे लाइट विभाग हुआ, पानी विभाग हुआ, फिर अपना कारोबारी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो सारे कामों को मंजूरी देती है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग होता है, लाइब्रेरी विभाग होता है, ऐसे सारे विविध 14 प्रकार के विभाग होते हैं। उसके इन्हीं काउंसिलरों में से चेयरमैन बनाए जाते हैं। काउंसिलरों का काम ये है, वो जो चेयरमैन होता है वो भी काउंसिलर तो होता ही है। अपने वार्ड में क्या होता है और क्या कामगिरी हमें चाहिए, वो हमको वहां पे हमारी हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है, उसमें हर वार्ड के काम वहां पे बात की जाती है, चर्चा की जाती है, उसमें से जो ग्रांट अवेलेबल हो उतने काम लिए जाते हैं, और बाकी के रह जाने वाले काम दूसरे 3 महीने में वो जो आयोजन होता है वहां से गुजरात गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, केंद्र सरकार से भी ग्रांट आती है, पीएमओ से भी ग्रांट आती है, सीएमओ से भी ग्रांट आती है। उस ग्रांट में से आयोजन होता है और उस प्रकार लोगों को ये सुविधाएं दी जाती है। तो लखन भाई, अपना दाहोद स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी के क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती है, और वो दाहोद कैसे स्मार्ट हुआ, और उससे पहले क्या था दाहोद? आप थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए प्लीज। स्मार्ट सिटी का मतलब ये है, सारी सुविधाएं स्मार्ट, जैसे पहले फोन आते थे अपने कीपैड वाले, वो एक सादा फोन था, उसके बाद एंड्रॉइड आया जिसको स्मार्टफोन बोलते हैं। तो स्मार्टफोन के अंदर जितनी अपन सुविधाएं, अपने पास स्मार्टफोन है तो मतलब सारी दुनिया अपने पास है। ऐसा ही स्मार्ट सिटी का, उसमें आपको अच्छा पानी मिले, भूगर्भ गटर की व्यवस्था हो, कचरे की पूरी व्यवस्था हो, लाइट की अच्छी सुविधा हो, और सारे रोड रास्ते, और वो भी खुले, जिस हिसाब से
स्मार्ट सिटी में होना चाहिए, उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं। सारी सुविधा से सज्ज उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो दाहोद में जो स्मार्ट सिटी के दायित्व में आता है, जैसे डिमोलेशन काफी कुछ हुआ, अभी आप स्टेशन रोड पे घूमने जाओ तो काफी अच्छा मजा आता है। ऐसे हर जगह पे रोड के जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोड बड़े हो गए हैं पहले से। बड़े करने में जो भी डिमोलेशन करना पड़े वो भी किया है सारे। और एक अपना तालाब देख लीजिए, हाँ। तो काफी कुछ बाहर से लोग इसको देखने आते हैं। तो ऐसी हर सारी चीजें स्मार्ट, आप आदिवासी म्यूजियम देखिए, ट्रक टर्मिनल देखिए, जिनका भी कुछ काम बाकी है, ट्रक टर्मिनल का, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, वहां पे कभी आपकी टीम को लेके जाइए तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी में जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया कैसे अच्छा लगा, और पूरा उसका पैसों का मतलब उपयोग हुआ है, और काफी कुछ लोगों के लिए काम आए ऐसा है। मैं आदिवासी म्यूजियम के लिए तो आपको खास बोलूंगा, आपकी टीम एक बार ले जाके दाहोद की पब्लिक को दिखाइए, तो काफी कम्युनिटी के लोग संडे के दिन या त्योहारों के दिन घूमने जाते हैं, तो वहां पे भी जाए, वहां पे स्वदेशी खाना भी मिलेगा, और उनको घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारे यहाँ की दावत की संस्कृति क्या थी, उसको वहां पे टोटल दिखाया गया है, और बहुत अच्छी जगह बनाई है। अच्छा, ऐसा यानी पूरी जी हिस्ट्री ज्योग्राफी दिखाई जी हुई है। जी जी। बहुत बढ़िया। तो लखन भाई, अभी हमारे जनता को ये बताइए कि दाहोद में अपकमिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स क्या है? कुछ ऐसा है ट्रांसपोर्टेशन में, या कुछ कनेक्टिविटी, या ऐसा कुछ होने वाला है अभी? देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट तो एक बन रहा है अपना, जो अभी भी बजट में, गुजरात सरकार ने भी बजट में लिया है एयरपोर्ट के लिए, जो उनकी उनका पेमेंट देना था वो भी दिया है, बजट में लिया है। दूसरी बात, भारतमाला प्रोजेक्ट दिल्ली बॉम्बे हाईवे, वो भी अपने दाऊद वालों के लिए तो 3 जगह से कनेक्टिविटी है, चाकलिया से है, मीराखेड़ी से है, और आगे नीमखेड़ा से है। तो वो भी आने वाले 100 दिनों में, ऐसा अपने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बोला ही है, आने वाले 100 दिनों में वो रोड भी, वो एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से चालू हो जाएगी, और अपने दावत वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक वो मिल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन सर, अभी भी मैं देखता हूँ जैसे रोड पे दाहोद स्मार्ट सिटी में कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, वायर्स है, ओपन है अभी। तो जैसे बाहर की सिटी में है, बड़ी सिटी में कि अंडरग्राउंड रहता है, तो वो दाहोद में पॉसिबल है या नहीं? ये ऐसा होने वाला है आगे आने वाले समय में? देखिए, इनका सर्वे हो चुका है, कुछ दिक्कतें हैं दाहोद की, जो दूसरे प्रोजेक्ट है, हमारी गैस लाइन है, सीवरेज लाइन है, भूगर्भ गटर लाइन है, उसमें स्टॉर्म वाटर लाइन है, उसके अंदर अपनी यूटिलिटी 2.5-3 फुट 4 फुट में है, और इनको डग के लिए ज्यादा कुछ जगह चाहिए, करीब 3 मीटर वो चाहिए, उनके लिए सर्वे हो चुका है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की योजना है, और वो काफी कुछ चालू भी हो चुकी है। हमारे गलाली अवार्ड से छोटी जीआईडीसी चाकलिया रोड तक अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चालू है, और आने वाले समय में दावत सिटी में भी ये काम चालू होने वाला है। फिर अपन बात करें वेस्ट की, तो पहले हाईवे पे ओपन में वेस्ट पड़ा रहता था, क्या वो अभी भी है? नहीं, वो जितना भी लेगेसी वेस्ट था वो सारा क्लीन हो गया है, और स्मार्ट सिटी ने पूरा डंपिंग साइट बनाई हुई है दाऊद से 12 किलोमीटर दूर पूसरी गांव में, जो नगर पालिका की जगह है, स्मार्ट सिटी ने बनाया है। वहां पे आज सारे आधुनिक मशीन जो कार्यरत है, आप लोग की टीम वहां जाके भी एक बार लोगों को दिखाइए, तो वहां पे ये घन कचरा जितना भी होता है वो सॉर्टिंग होता है, उसके बाद उसमें से खाद बनती है, और वो खाद लोगों को 1 रुपये या 50 पैसे के भाव में लोगों को मुहैया भी कराई जाती है, और वो प्लांट बहुत अच्छा है, उसको भी लोगों को आपको एक दिखाना चाहिए। मेरा सजेस्ट है कि आपकी टीम एक बार वहाँ जाए, और जरूर। वहाँ का भी जो काम कैसे चल रहा है दाऊद की जनता को दिखाना चाहिए। जरूर जरूर। लखन भाई, अपनी दाहोद तो स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन अभी पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी रखे? इसके लिए आपका देखो कुछ विचार हो तो बताइए। देखो कोई भी काम हो तो जन भागीदारी के बगैर वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अभी भी हमारी पब्लिक की भी कुछ कमियां हैं, कुछ नगर पालिका की भी कमियां हैं, उस विषय पर मैं जरूर चाहूंगा और बोलूंगा। कुछ लोगों को मैंने रोड पे कचरा फेंकते हुए भी देखा है, तो कभी उनको रोका जाता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ टाइम से गाड़ी नहीं है, तो हम क्या पूरा दिन लेके बैठे रहें। देखो, कभी कोई गाड़ी
कचरे की नहीं आ पाई या उनको कोई ड्राइवर का प्रॉब्लम हुआ या गाड़ी बिगड़ी कुछ भी हुआ तो एक आध घंटा या दूसरी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकती है, वहां तक उनको रुकना चाहिए। तो घर पे ऑलरेडी ऐसी एक सुविधा रखनी चाहिए, नहीं कि उस कचरा अपनी सिटी में हम फेंक रहे हैं, अपने ही गांव में फेंक रहे हैं, अपनी सिटी को गंदा कर रहे हैं। घर के आसपास का कचरा सामने रोड पे जाके फेंक रहे, तो आप अपने घर के आसपास अच्छा रखना चाहते हो, ऐसा अपना सिटी अच्छा रखना चाहो ना, वो भी तो अपना सिटी है। हम बाहर जाते हैं, किसी को कितना अच्छे से बोलते हैं हम स्मार्ट सिटी दाहोद के हैं, तो उस हिसाब से हमारे स्मार्ट सिटी को भी संभालना चाहिए। दूसरा, बाहर से पब्लिक यहाँ आती है, सारा दिन अपना व्यापारिक हब है, हॉस्पिटल का बड़ा हब है, तो लोग बाहर के पब्लिक आती है, तो उनको भी अवेयरनेस नहीं है। तो वो जहाँ पे नाश्ते की दुकानों पे जाते हैं या खाने-पीने या खरीदने जाते हैं, तो वहाँ के व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वो लोग जो कचरा फेंक रहे हैं, उनको समझाया जाए। कुछ व्यापारियों का, कुछ हमारा, ये टोटल लोक भागीदारी से हम चाहें, हर व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि नहीं हमारा स्मार्ट सिटी है और हमें अच्छा रखना है, तो ये इम्पॉसिबल है कि नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। इंदौर जैसे सिटी में आप देखो कि कोई पान गुटखे खाता ह अगर इंसान पिचकारी थूक के लगा देता है, तो उसको जाने वाला, जिसको कोई लेना-देना नहीं, वो गाड़ी रोक के उसको साफ करवाएगा, उसका दंड करवाएगा, हमारे सिटी को गंदा क्यों कर रहे हो आप? तो ये पब्लिक में भी थोड़ा होना चाहिए। आने वाले समय में धीरे-धीरे मैं चाहता हूँ कि होगा दाहोद के लिए भी अच्छा। और भी अपने सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे ट्रैफिक का एक प्रॉब्लम होता है, तो कई जगह पे हम हमारे व्यापारी हैं, जैसे स्मार्ट सिटी में अभी पार्किंग ज़ोन बनाए हुए हैं, फुटपाथ बनाए, वो फुटपाथ नहीं बनाया, व्यापारी को या आने वाला कस्टमर और व्यापारी की खुद की टू व्हीलर, वो पार्क कर सकते हैं। ऐसी जहाँ जो पॉसिबल हुई जगह स्मार्ट सिटी ने बना के दी है, पर हम ऐसा नहीं करते। दुकानदार है, वो उस फुटपाथ के ऊपर अपना सामान रखता है, गाड़ी, आने वाला कस्टमर उनका है, वो रोड पे रखता है, तो ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए। हम भी बाज़ार जा रहे हैं तो हम देखें कि हमारा जो पार्किंग बनाया हुआ है, जो ब्लॉक लगे हुए हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के हम रखेंगे ताकि दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए, व्यापारियों को भी सोचना चाहिए और हमको खुद को भी सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो हम गाड़ी कहाँ, हम जैसा करेंगे वैसा दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, तो आने वाले समय में ये अवेयरनेस आ जाएगी तो हम स्मार्ट ही हैं। ओके। तो लखन भाई, अभी यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं, उससे पहले अगर आपके पास कुछ आखिरी मैसेज या कुछ आप देना चाहेंगे हमारी जनता को, तो प्लीज दे सकते हैं आप। देखिए, आने वाले समय में सभी धर्मों के त्योहार आ रहे हैं। आने वाले दिनों में होली धुलेटी का त्योहार आ रहा है। उनकी उनके लिए होली धुलेटी की सारे नगरजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन ऐसे रंगीनमय हो जाए, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना। फिर आने वाले दिनों में रमजान माह चल रहा है, आगे ईद की तैयारी होगी, तो सारे बोहरा और मुस्लिम बिरादरों को ईद की शुभेच्छाएं। इन लोगों ने पूरा महीना जो बंदगी की है, रोजे किए हैं, उनके वो रोजे, वो दुआएं कबूल हो, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना के साथ। आभार। भारत माता की जय।